नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर ली थी। वेग स्थिरांक की इकाई क्या ज्ञात कर ली थी? वेग स्थिरांक की इकाई। देखो, वेग स्थिरांक किसे कहा था हमने? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों की सांद्रता यदि इकाई हो तो अभिक्रिया वेग को ही हम वेग स्थिरांक कहते हैं। और उसकी इकाई का हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि k की इकाई मतलब मात्रा, k की इकाई बराबर मोल की घात 1 लीटर की घात -1 और इसकी होल घात थी 1 - n सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये k की इकाई का हमने फॉर्मूला निकाला था जहां पर n अभिकारकों की सांद्रता घातों का योग था। n क्या था? अभिकारकों की सांद्रता घातों का योग, जिसको हम आगे चल के अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि। अब देखो, जैसे एक अभिक्रिया ले रहा हूं मैं, वेग बराबर k a की घात 1 और b की घात 1/2 और इसमें हमको k की इकाई यानी कि मात्रा यानी कि यूनिट ज्ञात करनी है k की। अब देखो, सबसे पहले तो n का मान हम ज्ञात करेंगे। n होता है यहाँ सांद्रता घातों का योग। n क्या होता है? सांद्रता घातों का योग। तो देखिए, सांद्रता घात कितनी है? a की घात 1 और b की घात 1/2, तो जोड़ के ये हो गया 3/2। ठीक है, क्या हो गया? 3/2। अब n की जगह इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? 3/2 रखेंगे। तो देखो, k की इकाई निकल के क्या आ जाएगी? मोल की घात 1 लीटर की घात -1 1 - 3/2 और सेकंड इनवर्स। n की जगह हमने क्या रख दिया? 3/2। n यहाँ अभिकारकों के सांद्रता घातों का योग है, जिसको आगे हम अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। तो n का मान हमने 3/2 रख दिया। तो देखिए, मोल की घात 1 लीटर की घात -1 और जब 1 में से 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 जाएगा तो -1/2 सेकंड इनवर्स। जब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोल की घात -1/2 लीटर की घात +1/2 और सेकंड इनवर्स। ये इस तरह से k की इकाई निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि कोई भी आपको अभिक्रिया दे देंगे और अभिक्रिया वेग समीकरण दे देंगे और उसमें k की इकाई हमको निकालनी है और k की इकाई डिपेंड करेगी अभिक्रिया की कोटि अर्थात अभिकारकों की सांद्रता घातों के योग पर। ठीक है, अब देखिए आगे यहां हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब अभिक्रिया वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो उनको हमको पढ़ना है। तो अपने सिलेबस में मुख्यतः 6 कारक दिए हुए हैं, 6 जिन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। हम एक एक करके देख रहे हैं। पहला है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा कारक है इसमें तंत्र का ताप, यानी कि जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है वहां उस वातावरण का ताप, तंत्र का ताप यानी कि टेम्परेचर पर। तीसरा कारक है अभिकारकों की प्रकृति पर। अभिकारकों की प्रकृति यानी कि नेचर पर।
चौथा कारक है इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति, मतलब उत्प्रेरक भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। और पांचवा कारक है इसमें सतही क्षेत्रफल। अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल और छठवां कारक है इसमें विकिरणों की उपस्थिति या विकिरणों द्वारा उद्भाषण, विकिरणों की उपस्थिति। ठीक है, तो टोटल 6 कारक हैं जो हमारे सिलेबस में जिन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। हम 6 कारकों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, अब देखिए हमने 11th में भी एक नियम पढ़ा है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। कौन सा? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। और ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता घातों के समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा, और अभिकारकों की सांद्रता कम रह गई तो अभिक्रिया वेग कम रहेगा। अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता घातों के समानुपाती होता है। यानी कि अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। देखो इसको हमने ग्राफ से भी समझा था कि अगर हम ग्राफ खींचे किस किस के बीच में, सांद्रता और समय के बीच, तो देखो हमने क्या जाना था कि प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है, t बराबर 0 होता है, उस समय अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है, क्योंकि जितने अभिकारक हमने लिए हैं उतने ही हमारे पास होते हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं होती है। ठीक है, जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो मैक्सिमम सांद्रता है अभिकारकों की, तो अभिक्रिया की जो दर है वो बहुत तेज होगी, बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया स्टार्ट होगी। अब जैसे अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे, अभिकारकों की सांद्रता घटेगी, तो जो उत्पाद में बदलने की जो दर है वो भी घटेगी। ठीक है, तो जो ग्राफ हमारा आया था वो इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ था कि जैसे जैसे सांद्रता घट रही है अभिकारकों की, वैसे वैसे उत्पाद में बदलने की दर भी घट रही है, यानी कि अभिक्रिया वेग घट रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात सांद्रता ज्यादा तो अभिक्रिया वेग ज्यादा, सांद्रता कम तो अभिक्रिया वेग कम होता है। ठीक है, तो पहला कारक हम समझ गए, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होगा अभिक्रिया का वेग। दूसरा कारक हम यहाँ देखते हैं, तंत्र का ताप, टेम्परेचर यानी कि तापमान। अब देखिए तापमान का सीधा सा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे अभिक्रिया का तो वेग बढ़ेगा उसका निश्चित रूप से, चाहे वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो चाहे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो, दोनों ही तरह की अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाओगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, अब क्यों बढ़ जाता है उसका कारण है, जैसे ये कोई पात्र है, इसमें अभिकारकों के अणु हैं, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिया इसको, यानी कि टेम्परेचर तापमान बढ़ा दिया, तो क्या होगा, तापमान अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसके समानुपाती होता है, हमने 11th में पढ़ा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तापमान बढ़ाने पर। तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे उनके मध्य जो टक्कर हैं, अभिकारक अणुओं के मध्य जो टक्कर हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और अधिक अणु सक्रिय हो जाएंगे और अधिक अणु शीघ्रता से उत्पाद में बदल जाएंगे, अर्थात अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। कारण समझ गए हम
कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनके मध्य संघट्ट यानी कि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अधिक अणु सक्रिय होकर उत्पाद में शीघ्रता से बदल जाते हैं, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और देखो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि अगर अभिक्रिया का ताप हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें, कितना इंक्रीज करें? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 से 3 गुना हो जाता है अभिक्रिया का वेग। यदि हम अभिक्रिया के तंत्र का ताप हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो प्रायोगिक रूप से ये देखा गया कि वेग 2 से 3 गुना हो जाता है, मतलब इतनी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा कारक हम समझ गए तंत्र का तापमान, अर्थात यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, चाहे ऊष्मा शोषी हो चाहे ऊष्मा क्षेपी हो। और क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अभिकारक अणुओं की, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनके मध्य होने वाली संघट्ट यानी कि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और टक्करों की संख्या बढ़ने से अधिक अणु सक्रिय होकर शीघ्रता से उत्पाद में बदल जाते हैं और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। तो ये हमने तंत्र का ताप। अब है अभिकारकों की प्रकृति। तीसरा कारक है अभिकारकों की प्रकृति। तीसरा कारक अभिकारकों के प्रकृति। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि पुराने बंध टूटते। देखो एक उदाहरण से AB प्लस CD बराबर AC प्लस B। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं अभिकारकों के बीच में। जैसे A और B के बीच का बॉन्ड टूटा, इधर C और B के बीच का बॉन्ड टूटा और A ने C से बॉन्ड बना लिया और B ने D से बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ये होता है। अब देखो जो अलग अलग अभिकारक होते हैं उनमें अलग अलग तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, अतः अलग अलग अभिकारकों की जो क्रिया करने की जो दर है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, अभिक्रिया ले रहे हैं हम 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO और 2CO प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO। देखो दोनों अभिक्रियाएं एक जैसी दिख रही हैं हमको, लेकिन अभिकारक अलग अलग हैं। यहाँ NO अभिकारक है, यहाँ CO अभिकारक है, दोनों अभिकारक अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया ऊपर वाली जो अभिक्रिया है वो तीव्र गति से संपन्न होती है, तेजी से होती है, जबकि नीचे वाली अभिक्रिया ये मंद गति से संपन्न होती है। ठीक है, मंद गति। तो यहाँ पर हम तीसरा कारक समझ गए अभिकारकों की प्रकृति, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। अलग अलग अभिकारक अलग अलग दर से क्रिया करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए वैसे भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर हम 5 व्यक्तियों को दौड़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके दौड़ने की जो क्षमता है पांचों की अलग अलग होगी। कोई तेज गति से दौड़ सकता है, कोई धीमी गति से दौड़ सकता है। उसी प्रकार अलग अलग तरह के अभिकारक अलग अलग दर से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगला है अपना उत्प्रेरक। चौथा जो कारक है वो है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट।